संघ की कार्य पद्धति में एकल गीत आने के बाद वक्ता को बोलना होता है, इसलिए मैं उठ गया। क्या 100 साल चलते चलते बहुत काम मैकेनिकल हो जाता है, तो उससे निकालना है, इसलिए संघ शताब्दी का मंथन है कि उस मैकेनिकल काम से भी आगे सोचे ना। तो माननीय संघ चालक जी, आदरणीय प्रसाद जी, विद्यापीठ भाग में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए ज्यादातर आचार्य वर्ग है और केवल आचार्य नहीं है, पुणे नगरी के आचार्य है। तो 2 नगरों में बोलने से मैं बहुत डरता हूं, पुणे और नागपुर, और संघ के बारे में बोलने से तो और भी डरता हूं। तो संघ शताब्दी का मंथन कुछ अपने इसमें अध्यापक अमराठी भाषिक भी है, तो उनकी दृष्टि से विषय मुझे हिंदी में रखने के लिए कहा। नहीं तो मराठी का अभिमान केतकर को नहीं है, इसकी भी न्यूज चल सकती है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में है विमर्शों की कि किसी भी चीज का विमर्श बन सकता है। और जब 1925 में संघ की स्थापना हुई तो उस समय के भी अपने विमर्श थे। तो प्रयास ये करूंगा कि जो अकादमिक और वैचारिक जगत में संघ समझने की या उसके संदर्भ में जो भ्रम है, उस दृष्टि से कुछ विषय आपके सामने रखूं। 1925 में विजयादशमी के दिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाम से कार्य शुरू हुआ, उस दिन उसका कुछ भी नाम नहीं था। ऐसा एक विचित्र संगठन जिस दिन शुरू हुआ उस दिन नाम नहीं है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिटर्न में नहीं है, संस्थापक सदस्यों की कोई सूची बनी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बनना, क्योंकि एक्ट तो सारे आज जो हम फॉलो करते वो 1860 में ही आ गए थे, और पहला कोई संगठन शुरू हो रहा था ऐसा भी नहीं था। तो उससे पहले भारत में बहुत सारे संगठन शुरू हुए, हिंदू संगठन या हिंदू समाज में सुधार को लेकर भी शुरू हुए। तो ऐसा क्या अलग था, और 100 वर्ष में इस प्रक्रिया ने ऐसा क्या अलग प्राप्त किया? इसका मुझे लगता है कि शिक्षा और वैचारिक क्षेत्र में जितना मंथन होना चाहिए, दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। 2-3 केवल उदाहरण आपको देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज या उससे पहले भी संत परंपरा से समाज में उस समय की आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे आंदोलन पूरे भारतवर्ष में खड़े रहे। वैष्णव परंपरा के आधार पर ही लगभग 20-25 आंदोलन। संत परंपरा कहने के बाद मराठी लोगों को केवल महाराष्ट्र याद आता है, लेकिन सिख गुरुओं की परंपरा भी संत परंपरा थी। श्री श्रीमद शंकर देव की परंपरा भी संत परंपरा थी, या नरसिंह मेहता गुजरात में थे तो वो भी संत परंपरा थी, और वो सारे वैष्णव विचारों के थे। वैष्णव विचारों के रहते हुए एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ शक्ति, इन दोनों का एक साथ समाज में संचार करने का उस समय प्रयास हुआ। उसके बाद हम देखते हैं, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो या स्वामी विवेकानंद हो, योगी अरविंद हो, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग रिस्पॉन्सेस उस समय की समाज की आवश्यकता के अनुसार और आक्रमणों के कालखंड में दिए। लेकिन स्वामी विवेकानंद भी जब अपने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, रजिस्टर करते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के इतिहास में पहला ऐसा प्रयास था जिसने कहा कि मुझे समाज में संगठन नहीं खड़ा करना, मुझे समाज का संगठन करना है। Don't want to create an organization in the society, I want to organize the entire society। और उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जिन्होंने संघ के इस बीज का रोपण किया, वो स्वयं अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी आंदोलन से लेकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह तक सारे स्वाधीनता आंदोलनों का अनुभव ले चुके थे। वो सारे आंदोलन महत्वपूर्ण हैं, इसकी उनको पूरी तरह से जानकारी थी। तिलक जी से उनका संपर्क रहा, उनका तिलक जी ने पत्र नहीं देते तो शायद बाल्यकाल में ही उनकी शिक्षा रुक जाती। बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर होने के कारण कलकत्ता पढ़ाई के लिए जाना, यह क्रांतिकारी आंदोलन से परिचय करने की उनकी प्रेरणा थी, उसके कारण था। उसमें भी तिलक जी का और डॉक्टर मुंजे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उस समय के चलने वाले सारे अहिंसक सत्याग्रह के मार्ग से लेकर हिंसा के रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी मार्ग तक सबका वो अनुभव ले चुके थे। सारे अनुभव लोगों लेने के बाद उनके मन में एक मूलभूत प्रश्न खड़ा रहा कि राजनीतिक स्वाधीनता के लिए, फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये सारे आंदोलन तो लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हमने स्वाधीनता खोई क्यों, इसके मूल प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है। कल हमको मिल भी गई स्वाधीनता तो वो टिकेगी कैसे, वो अक्षुण्ण कैसे रहेगी, और उसके आधार पर भारत अपने इस विश्व में अपेक्षित भूमिका को कैसे निभाएगा, इस पर क्यों नहीं कोई सोच रहा है। दो ऐसे डॉक्टर हो गए जिनके मन में यह प्रश्न आया, एक डॉक्टर हेडगेवार थे और एक डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर को भी यही प्रश्न मन में था कि आज राजनीतिक स्वाधीनता मिल गई तो भी कल उसका क्या। 25 नवंबर को संविधान सभा में उनका भाषण जो हुआ है उसमें भी वो एग्जैक्टली इसी प्रश्न को एड्रेस कर रहा है। मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा। और लगभग ऐसा लगता है कि 1919-1920 से लेकर डॉक्टर जी के मन में यह प्रश्न था, और इसीलिए जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रस्तावित होता है तो उसके आयोजन समिति में डॉक्टर हेडगेवार स्वयं है। उसके अध्यक्ष के नाते तिलक जी को रहना था। दुर्भाग्य से उससे पहले ही, 2 दिन पहले ही तिलक जी का, 3 अगस्त को यह होना था, 1 अगस्त को तिलक जी का निधन हुआ। लेकिन वो प्रस्ताव समिति ने, कांग्रेस ने उसके बाद स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस समय वो प्रस्ताव देते हैं समिति के सदस्य के नाते कि पूंजीवादी उपनिवेशवाद से संपूर्ण विश्व की मुक्ति के लिए भारत को संपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकृत करना चाहिए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर लिबरेटिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द कैपिटलिस्ट कॉलोनियलिज्म, यह शब्द प्रयोग किए 1920 में। भारत की भूमिका उनकी एकदम स्पष्ट है, लेकिन मन में प्रश्न जो है कि हमने यह स्वाधीनता खोई क्यों। और जब इसके बारे में वो सोचने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, अध्ययन करने लगते हैं, अलग अलग लोगों से चर्चा करते हैं, बहुत लोगों से उस समय उन्होंने उस समय के सारे दुनिया लोगों से चर्चा की है, और वो एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यहां पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, और वो जो कंक्लूजन पर पहुंचते वो उसके 2 आधार हैं। एक, मात्र 35,000 ब्रिटिश आकर उस समय 35 करोड़ लोगों पर राज करते हैं। उसका मूल कारण यह है कि भारत का जो मूल, जिसको हिंदू समाज कहा जाता है, वो हिंदू समाज संगठित नहीं है।
और वो संगठित क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन आक्रमणों के कालखंड में, अभी जो पूजनीय सरसंघ चालक जी का भी उद्बोधन था उसमें उन्होंने उसका संदर्भ दिया कि इन आक्रमणों के कालखंड में यह समाज आत्मविस्मृति में चला गया है। हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? इसकी विस्मृति इस समाज को हो गई है। और जब कोई भी समाज हु आर वी इस मूल प्रश्न के संदर्भ में संभ्रम की स्थिति में जाता है तो उसको गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। दुर्भाग्य से खास करके इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक फील्ड में आज भी यह संभ्रम दूर नहीं हुआ है। फॉर्चुनेटली अनपढ़ व्यक्ति जो है उसने भारत को बचा के रखा है। उसका कारण क्या है? तो शिक्षा के माध्यम से ब्रिटिशों ने भारतीयों के मन में ही अपने लिए, स्वयं के लिए एक हीनता की भावना, एक सब्जुगेशन एंड सेल्फ रिजेक्शन की भावना जो स्थापित की। हमारा जो है वो खराब है। ब्रिटिश आने से पहले हम राष्ट्र थे ही नहीं। भैया, ब्रिटिश आने से पहले आप राष्ट्र नहीं थे तो ब्रिटिशों ने अपने कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा? वो तो सूरत में आए थे, उनको सूरत कंपनी रखना चाहिए था। पोर्तुगीज तो कालीकत में आए थे, उनको कालीकत कंपनी रखना चाहिए था। 1498 में, 1500 में पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन होती है। तो उनको स्पष्ट रूप से पता था कि भारत तब भी था, भारत राष्ट्र के रूप में था। राज्यों के बीच में शायद दो छोटे छोटे राजाओं में राज्य की व्यवस्थाएं थी, लेकिन तब भी काशी काशी थी, तब भी हिमालय हिमालय था, तब भी रामेश्वरम रामेश्वरम था। और वहां जाने में किसी भी राज्य के व्यक्ति को कोई मनाही नहीं थी। आज उस समय भी उत्तर काशी में पुजारी ये केरल से जाता था, रामेश्वरम का पुजारी हिमाचल से आता था। ये तो सदियों की परंपरा थी। आज भी वाराणसी का, काशी का मुख्य पुजारी है तमिल है। तो जिन आइडेंटिटीज में हम बट गए वो आइडेंटिटीज हमारी थी ही नहीं। हम राष्ट्र के नाते अपने आप को भूल गए। और जब तक समाज के ये दो रोग ठीक नहीं होते तब तक इस समाज का न स्वाधीनता पूरी तरह से हो सकती है, न इस समाज का उत्थान हो सकता है। तो सब लोग समाज में संगठन खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर जी एक ऐसे व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, समाज में संगठन खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। समाज में ऑलरेडी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपना अपना झंडा लेकर घूम रहे हैं। समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। 13 ईयर्स, 13 साल संघ की विचार और कार्य पद्धति को विकसित होने में लगे। 1925 में संघ की पहली शाखा लगी, जहां मोहिते बाड़ा का आपने चित्र उस शॉर्ट फिल्म में देखा, वहां पे नागपुर में पहली शाखा लगी। 1937 की बैठक में संघ की कार्य पद्धति को डॉक्यूमेंट किया गया। 1926 के मध्य में 23 लोगों की एक मीटिंग हुई और उसमें मेजॉरिटी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नाम तय हुआ। वोटिंग हुआ है, उसके मिनट्स लिखे गए, लेकिन काम उससे पहले शुरू हो गया है। जरीपटका मंडल या बहुत अलग अलग तरीके के सुझाव उस बैठक में आए। हिंदू युवक संघ का भी एक आया था, एक बजरंग बली के नाम से संगठन होना चाहिए ऐसा आया था, क्योंकि उस समय अखाड़ों की ये थी। डॉक्टर जी ने स्वयं उसको डिक्टेट नहीं किया, चर्चा हुई, तीनों शब्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय होना यानी क्या, स्वयंसेवक होना यानी क्या, संघ होना यानी क्या। तो इस समाज का हर घटक राष्ट्रीय हो, स्वयं सेवक हो, स्वयं होकर इस राष्ट्र की सेवा करने वाला हो, और संघ कलेक्टिव हो।
केवल मेरा स्वार्थ है ये सोचने वाला ना हो, तो कलेक्टिव थॉट प्रोसेस वाला हो। उस समय दूसरा एक भ्रम था। सामान्यतः वैचारिक जगत में, मतलब यूनिवर्सिटीज में आज भी वही है, लेकिन उस समय तो समाज में भी यह मानसिकता बन गई थी कि कुछ भी हो सकता है, हिंदुओं का संगठन नहीं हो सकता। 4 हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर होता है। और इसलिए डॉक्टर जी को ये बहुत लोगों ने कहा कि ये पागलपन के काम में लगे हो, ऐसे हिंदू संगठन नहीं होता है, बहुत लोग करके चले गए। क्या ऐसा था कि बहुत सारे प्रयास रुक गए? पिछले 100 वर्ष से यह प्रयास निरंतर चल रहा है। बहुत सारे आघात हुए, आरोप लगे, प्रत्यारोप हुए, पॉलिटिकली, एकेडमिकली, इंटेलेक्चुअली, इंटरनेशनली, सब लोगों ने सब प्रयास किए, लेकिन ये 100 वर्षों से निरंतर चल रहा है, वॉलेंटरी चल रहा है। उस प्रोसेस को समाज के हर वर्ग को कम से कम आप संघ के सारे चीजें स्वीकार करो, कल से शाखा में आ जाओ, यह अपेक्षा नहीं है, लेकिन कम से कम उसको समझो तो सही कि 100 वर्ष पहले बहुत सारे ऐसे आंदोलन चालू हुए थे। उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। केरल में भी बचेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है अभी। उसी समय भारत में बहुत सारे वैचारिक आंदोलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के शुरू हुए। जाति और प्रदेश के आधार पर बहुत सारे संगठन और आंदोलन शुरू हुए। वो सब कहां हैं और संघ कहां है, उसके आधार पर तो उसको कम से कम इंटेलेक्चुअल और एकेडमिकली कॉग्निजेंस लोगे या नहीं, मूल प्रश्न तो आज ये है। मैं उसको, उस प्रक्रिया को सामान्यतः संघ स्वयंसेवक समझते हुए उसको कालगणना के और काल पद्धति में सरसंघ चालक आकर मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं। संघ के एक प्रसिद्ध विचारक हो गए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने उसको कहा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। उनको पूजनीय गुरुजी ने, जो संघ के द्वितीय सहसंघ चालक थे, उन्होंने ठेंगड़ी जी बहुत सारे संगठनों के शुरुआत में साथ में मूल में रहे, उस पर उन्होंने विचार भी किया, लेखन भी किया और संगठन का काम भी शुरू किया। तो मजदूर संघ को जब 10 वर्ष पूरे हो गए तो मजदूर संघ की, वैसे इसमें 1952 दिखाया गया, 1955 है वो पहली बैठक हुई थी। ओरिजिनल नाम तय हुआ था भारतीय श्रमिक संघ। तो डॉक्टर जी ठेंगड़ी जी गुरुजी से चर्चा करके गए थे, भोपाल में बैठक होने वाली थी। तब तक 5-7 फेडरेशन फॉर्म हो चुके थे और 2-3 साल कम्युनिस्ट मूवमेंट में भी ठेंगड़ी जी रहकर आए। फिर उस समय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी फॉर्म करने से पहले उनकी डिप्रेस क्लासेस मिशन था, फिर एक लेबर पार्टी था, उसमें भी ठेंगड़ी जी सक्रिय रहे। भंडारा के उनके चुनाव में उनको चुनाव लड़ने में भी महत्वपूर्ण सहायता ठेंगड़ी जी की रही। तो नाम तय करके गए थे गुरुजी से चर्चा करके कि श्रमिक संघ की स्थापना करनी है। और दक्षिण का एक फेडरेशन था, पंजाब के 2 फेडरेशन, एक दिल्ली का था और एक उस समय हरियाणा और पंजाब मिलकर एक था, वहां का एक फेडरेशन था। तो उन दोनों का यह आया कि ये क्या नाम है, हमको तो ये बोलने नहीं आएगा, क्योंकि गुरुमुखी या पंजाबी जो है उसमें जोड़ाक्षर नहीं है। तो वो राजेंद्र होता है तो वो राजेंद्र कहते हैं। तो बोले ये शर्मिक हो जाएगा, शर्मिक किसी को समझ में नहीं आएगा, तो क्या करना। तो उस समय की सहमति बनी कि नहीं, मजदूर शब्द जो है वो जिनके अंदर काम करना है उनको सहज रूप से समझ में आता है। तो भारतीय श्रमिक संघ जो तय हुआ था वहां पे जाकर भारतीय मजदूर संघ बन गया। आज वो विश्व की सबसे बड़ा संगठन है मजदूरों का, ILO का रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके 10 वर्ष पूर्ण हुए तब गुरुजी ने ठेंगड़ी जी को पूछा कि दत्तोपंत मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? तो दत्तोपंत ने कहा 1955 में। तो गुरुजी ने उनको उतना ही कहा
कि अच्छा 1955 में हुई क्या, मुझे लगा 1925 में ही हो गई थी। तब दत्तोपंत जी ने उसके आधार पर जो लिखा उसको उन्होंने कहा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। RSS is a movement and a thought process rooted in Indian civilization that believes in the process of progressive unfoldment. कोई प्रीडिटरमाइंड रिटन ऑब्जेक्टिव के आधार पर एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव लेकर कि कम्युनिज्म है तो ये साइंटिफिक है, ये कैपिटलिज्म होगा, फिर इसमें क्लास कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे, उसके आधार पर एक रिवोल्यूशन होगा, उसके आधार पर कम्युनिस्ट क्रांति आएगी, एंड देन द स्टेट विल विदर अवे। दीनदयाल जी इसके पॉलिटिकल प्रोपोनेंट थे। दीनदयाल जी को एक बार पूछा गया कि ये कम्युनिज्म का बहुत आकर्षण है, बिकॉज कम्युनिज्म हैज अ ब्लूप्रिंट। एक कार्यकर्ता जनसंघ का था, उसने पूछा व्हाई डोंट यू गिव अ ब्लूप्रिंट ऑफ हिंदू राष्ट्र। तो दीनदयाल जी ने उत्तर दिया कि जिस दिन मैं ये ब्लूप्रिंट दूंगा तब वो ना हिंदू बचेगा ना राष्ट्र बचेगा, एक नया दीनदयालिज्म तैयार होगा, और मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा पता नहीं। मार्क्स के साथ भी वही हुआ, कम्युनिज्म के साथ वही हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति का विचार बन जाता है। भारत का मूल विचार दिस इज द ओनली ट्रूथ ये कभी भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक मूल दर्शन कायम रहा। वो दर्शन क्या है, इसके आधार पर पहले 25 साल मंथन चला है, और उस मंथन के आधार पर कार्य पद्धति विकसित हुई है कि साथ में आकर खेलो, साथ में आकर गीत गाओ, साथ में आकर मार्च करो, साथ में आकर, और उसमें सब में भारतीयता ढूंढो। मजे की बात देखिए, उस समय भारत के किसी भी संगठन में यूनिफॉर्म नाम की कंसेप्ट नहीं है। यूनिफॉर्म इज एन अन इंडियन कंसेप्ट। आप कोई संगठन बताओ, मतलब सन्यासी छोड़ दीजिए, लेकिन सन्यासी भी उसको यूनिफॉर्म नहीं कहते। वो सब त्याग देते हैं, इसलिए भगवा धारण करते हैं। तो गणवेश नाम की संकल्पना नहीं है, बैंड नाम की संकल्पना नहीं है, मार्च या संचलन नाम की संकल्पना नहीं है। ये सारी ब्रिटिशों से एडॉप्ट की है, लेकिन एडॉप्ट नहीं की है, एडेप्ट की है। रोज रात को स्वयंसेवक जब ब्रिटिशों का पुलिस बैंड बजता था तो उसको सुनने के लिए जाते थे, और बाद में आकर भारतीय रागों पर उन रचनाओं की कैसे नई रचना करना इसका अभ्यास करते थे। उसके आधार पर संघ का बैंड का पथक तैयार हुआ। संघ की सारी आज्ञा है, संघ की प्रार्थना, शुरू की प्रार्थना पूरी तरह से आदि मराठी आदि संस्कृत थी। पूरे भारत में काम बढ़ना है तो यह केवल यहां से करके कैसे चलेगा, सारे हिंदू समाज को संगठित करना है। लेकिन हिंदू को कुछ ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, कलेक्टिव काम करने का सीखना है, तो शत्रु से भी सीखना चाहिए। तो ब्रिटिशों से हमको यह भी चीज सीखनी चाहिए कि कम से कम हम जब किसी एक ध्येय में साथ में चले हो, तो भारत का जो मूल विचार है समानो मंत्र समिति समानी, समानम मन, मन मंत्र समिति, द बॉडी ऑफ डिलिब्रेशन, यह तो समान होना चाहिए, लेकिन चित्त सह होना चाहिए। चित्त कैनॉट बी सम, इट कैनॉट बी सेम। सबका एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन सह हो सकता है यदि ये तीन चीजें सम हो तो। वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन डायलॉग संभव है। हिंदू को यह आर्ट ब्रिटिशों से सीखनी पड़ेगी। मूल वैदिक मंत्र था, उस वैदिक मंत्र का कार्यान्वयन आधुनिक संदर्भ में करने के लिए संघ शाखा, समता, संचलन, यह पूरी तरीके से भारतीय विचारों पर और भारतीय आज्ञाओं पर आधारित रचना डॉक्टर जी ने की। अकेले ने नहीं की, हर जगह पर चर्चा में सहभागिता से। मैंने कहा ना कि 13 साल यह प्रक्रिया चली, लेकिन दिस फर्स्ट फेज वाज, सब लोग पूछते थे डॉक्टर जी को, अब एक शाखा हो गई, अभी क्या और बढ़ाएंगे, आगे क्या और बढ़ाएंगे। फिर सावरकर जी एक बार मिले, क्या करना है, कुछ नहीं, हिंदुओं का संगठन करना है। अच्छा करोगे, उसके आगे क्या, कुछ नहीं, हिंदू का संगठन हो जाएगा तो सब हो जाएगा।
फिर उसके बाद पूजनीय श्री गुरुजी थे 1946 में, फिर से सावरकर उनको पूछते हैं अभी इतने बढ़ गया, अभी तो आगे कुछ करो। तो बोले नहीं, आप लोग कर रहे हो ना, हमारा काम हिंदू को संगठित करना है, हिंदू को सशक्त करना है, हिंदू को संस्कारित करना है, वो हो जाएगा तो बाकी सब हो जाएगा। उस समय तक कराची से लेकर चेन्नई तक सब जगह पे शाखाएं पहुंच गई थी। पंजाब सबसे बड़ा संघ का केंद्र बन गया था और ऐसे में स्वाधीनता सामने दिख रही थी, पार्टीशन का कालखंड था। उस समय सबसे बड़ा हिंदुओं का इवैक्यूएशन एंड रिहेबिलिटेशन, रिलीफ ऑपरेशन का सबसे बड़ा काम संघ ने चलाया। अनफॉर्चुनेटली आज भी उस पर पर्याप्त एकेडमिक रिसर्च या लेखन नहीं है। जब भाग मिल्खा भाग नाम की मूवी बन रही थी तो उसके प्रोड्यूसर ने उसमें 2-3 कैम्प्स दिखाया है। आप लोगों ने देखा है नहीं पता नहीं मुझे, मैं उनसे प्रत्यक्ष मिला हूं इसलिए बता रहा हूं। तो उनको पूछा कि आपको क्यों लगा कि ये कैंप्स दिखाने चाहिए, और उस कैंप्स में काम करने वाले स्वयंसेवक हाफ पैंट में उस समय के उन्होंने दिखाया, क्यों दिखाया आपने? तो बोले मैं इस मूवी पर जब रिसर्च कर रहा था तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, इन सारे भागों में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसने अपने अनुभवों को याद करते हुए आरएसएस का नाम ना लिया हो। उस समय राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हो गई थी। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका मुंबई में स्पेशल फ्लाइट से अकेली उस समय की मराठी नौवारी साड़ी में कराची पहुंची और वहां से महिलाओं को निकालकर जम्मू और पंजाब के रास्ते से लेकर आई। और ये लोग पूछते हैं कि संघ में महिला कहां है? कभी तो आप एकेडमिकली, इंटेलेक्चुअली इन आरोपों का तथ्यात्मक विश्लेषण करो। यह पहला फेज था जिसको मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सेक। संघ ने किसी का उत्तर नहीं दिया, संघ ने किसी टीका का विश्लेषण नहीं किया, संघ ने केवल कहा कि नहीं, हमको संगठन, समाज को संगठित करना है। दूसरा जो फेज आया पोस्ट 1949, उस समय तक संघ को बहुत बड़ा झटका लग गया था। राजनीतिक कारणों से गांधी जी की हत्या के इसमें संघ का नाम आ गया था, लेकिन उस समय युवाओं के बीच में कैंपसेस में बहुत काम बढ़ गया और संघ को यह ध्यान में आया कि जब तक इन युवाओं के बीच में एकेडमिक कैंपसेस में हम इसका भारतीय विचार नहीं लेकर जाते तब तक, तो 2-3 स्वयंसेवकों को लगा, उन्होंने गुरुजी से बात की, उसके आधार पर एक काम शुरू हुआ। नाम शुरू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं था, वो भी बाद में आया। कहीं जगह पे युवक परिषद था, कहीं पे छात्र परिषद था, कहीं पे विद्यार्थी परिषद था, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये बाद में अलग अलग जगह के उनको एकत्रित करके फिर 1952-53 के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ये जो दूसरा फेज है लगभग आपातकाल तक का, 1950 से लेकर 1975 तक का, उसमें आपने अलग अलग ईयर यदि उस डॉक्यूमेंट्री में देखे होंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि संघ विचारों से प्रेरित स्वयंसेवकों ने समाज के समस्याओं का निराकरण करने के लिए राष्ट्र जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रयास शुरू किए और उन्होंने संघ विचारों का ट्रांसमिशन शुरू किया। तो पहला फेज था ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सेक, दूसरा था ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। संघ विचारों के आधार पर मजदूर क्षेत्र में काम हो, विद्यार्थी क्षेत्र में काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम हो, कलाकारों के क्षेत्र में काम हो, सेवा के क्षेत्र में काम हो, वनवासी लोगों में काम हो, ये सारे प्रयास अलग अलग समय पर, लेकिन इसमें सबसे ऐतिहासिक घटना कोई थी तो वो 1964 में महाराष्ट्र में मुंबई के पास संदीपनी आश्रम में हुई घटना थी। 1964 में जन्माष्टमी के दिन पूजनीय श्री गुरुजी के प्रयास से
विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होना ये इस देश के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण था। बहुत लोग उसका महत्व नहीं समझते। लगभग आप मानकर चलिए कि 11वीं 12वीं शताब्दी में इस्लाम के आक्रमण का कालखंड, बर्बरतापूर्ण आक्रमण का मतलब मंगोल आक्रमण का, उससे पहले अरब और तुर्क आक्रमण हुए थे, मंगोल आक्रमण का कालखंड शुरू होने से पहले अंतिम जो शास्त्रार्थ हुआ था वो 11वीं 12वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद भारत के सारे मत संप्रदाय, वो वैदिक हो, अद्वैत हो, द्वैत हो, मध्वाचार्य का मानने वाला हो, रामानुजाचार्य का मानने वाला हो, बुद्ध को मानने वाला हो, जैन को मानने वाला हो, सिख को मानने वाला हो, भारत में उत्पन्न सारे मत पंथों के साधु संतों को एक मंच पर लाने का ऐतिहासिक काम 1964 में हुआ विश्व हिंदू परिषद के नाम से। उस विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से 1969 में दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ उडुपी में, जहां पे पहली बार सारे साधु संतों ने यह प्रण लिया कि हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। हम अपने आचरण में, अपने आश्रम में कहीं पे भी जाति पर, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी जो कहते थे कि जब तक सवर्ण हिंदू समाज को मानने वाला साधु संत जब तक इस जाति के और अस्पृश्यता के भेदभाव को नहीं नकारता तब तक हिंदू समाज का कहां से संगठन होगा। वो भी चमत्कार संघ ने इन सारे लोगों को एक मंच पर लाकर करके दिखाया। लेकिन 1975 के इस कालखंड में ये जो सारे संगठन खड़े रहे, उन्होंने एक क्षेत्र, वहां पे कुछ समस्या, बाला साहब देशपांडे ने वो वनवासी क्षेत्र में, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनको कोई वो काम करने के लिए नहीं भेजा था। उनको लगा कि यार ये जनजाति जो क्षेत्र है, ये समाज इतना लंबा समय ब्रिटिशों से लड़ा, ब्रिटिश इनको कभी गुलाम नहीं बना पाए। आज इनकी यह स्थिति है स्वाधीनता के बाद कि इनको अलग थलग कर दिया गया है फॉरेस्ट एक्ट्स के नाम पर, भारत के बाकी मुख्य प्रवाह से अलग करके फिर मिशनरियों के हाथ सौंप दिया है। इनके बीच में कुछ करना चाहिए, शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहिए, और वहां से वनवासी कल्याण आश्रम की शुरुआत। संघ का स्वयंसेवक शाखा में 1 घंटे का संस्कार लेकर जाता है, तो जो जिस फील्ड में जाता है उस फील्ड की समस्या को लेकर भारतीय दृष्टि से उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। उसका यह कालखंड था। आपातकाल जब आया तो उस आपातकाल में 1,80,000 स्वयंसेवकों के परिवारों ने सत्याग्रह किया। लगभग 44,000 स्वयंसेवक मीसा के अंदर थे। अन्य जो कानून उस समय बनाए गए थे उसमें लगभग 35-40 हजार स्वयंसेवक थे। कितने महिलाओं ने उस समय महत्वपूर्ण योगदान दिया, कितने महिलाओं ने सीक्रेट तरीके से पत्रक जेल में पहुंचाने का और जेल से निकलकर सूचनाएं बाहर भेजने का काम किया। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई एक एकेडमिक पीएचडी नहीं। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भी उस समय के मान रहे थे। जमाते इस्लामी ने उस समय लिखा हुआ है कि संघ के स्वयंसेवक नहीं होते तो ये इस लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं जीत पाते। जयप्रकाश नारायण उस समय जब आपातकाल हट जाता है तो कहते हैं कि इफ आरएसएस, उनका उस समय ऑर्गेनाइजर कोई दिया हुआ इंटरव्यू है और बाद में वो बाकी सारे माध्यमों में भी आया, तो उसमें वो कहते हैं कि संघ और नानाजी देशमुख जैसे लोक सेना, उस समय जो समिति बनी थी जन लोक संघर्ष समिति, उसके यदि सेक्रेटरी नहीं होते तो मेरे नाम पर यह आंदोलन इतना बड़ा संगठित होकर नहीं खड़ा हो पाता। अनफॉर्चुनेटली आज का विमर्श बाला साहब देवरस एकनाथ जी रानडे के द्वारा जो एक संवाद का सेतु श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ स्थापन करने का प्रयास कर रहे थे, उनको माफीनामा दिखाकर केवल उसी पर चर्चा चलती है। संविधान किसने बचाया?
लोकतंत्र इस देश का किसने बचाया, इसके ऊपर यदि एकेडमिक फील्ड में काम नहीं होगा तो कौन करेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात होती है आज। पहली सेंसरशिप की लड़ाई ऑर्गेनाइजर ने लड़ी है, 1949 में भी लड़ी, 1975 में भी लड़ी है। मैं ऑर्गेनाइजर का संपादक हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन संघ विचारों के एक पत्रिका पर सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेटिक नेहरू सेंसरशिप लगाते हैं संविधान लागू होने से पहले। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में होने वाले हिंदुओं के अत्याचारों पर नेहरू की नीति के संदर्भ में और नेहरू लियाकत पैक्ट के संदर्भ में ऑर्गेनाइजर प्रश्न खड़े कर रहा है। आज सीए के संबंध में फिर से जब वो विवाद उठता है तो फिर से वही संदर्भ है, अनफॉर्चुनेटली फिर से वही झूठा विमर्श है कि यहां के मुसलमानों का क्या प्रश्न। वो है ही नहीं, उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। प्रश्न उस समय भी यही था, वहां से आए हुए हिंदुओं का क्या होगा। लेकिन यह दूसरा जिसके आधार पर संघ ने लगभग 1975, 77, 80, इवन 82, 83 तक विविध क्षेत्रों में बहुत सारे संगठन के माध्यम से भारतीय विचारों के आधार पर समाज को फिर से उस क्षेत्र में संगठित करने का काम शुरू किया। 1980 के बाद और खास करके 1989 के बाद, 1989 के बाद संघ की कार्यपद्धति का तीसरा दौर शुरू हुआ, जिसको हम कह सकते हैं जन आंदोलनों का दर। संगठन किस लिए? समाज को आंदोलनों के माध्यम से भारतीय विचार के साथ जोड़ने के लिए। एकात्मता यात्रा उसका पहला उदाहरण था, गंगा सागर यात्रा दूसरा उदाहरण था, राम जन्मभूमि के लिए निकली हुई यात्रा तीसरा उदाहरण था, वहां से लेकर गोग्राम यात्रा, उस बीच में 1989 में डॉक्टर जी का जब जन्मशती वर्ष था तो उस समय गृह संपर्क हुआ, 2006 तक पूजनीय गुरुजी के जन्म शताब्दी तक ये सारे प्रयास चले और उसमें पहली बार संघ ने, जिसको आज कह सकते आज की भाषा में, कि आउटरीच का प्रयास किया, रीचिंग आउट टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड कनेक्टिंग देम थ्रू द इश्यूज दे आर इंटरेस्टेड इन। उस समय के बहुत सारे लेखक, चिंतक जो कभी भी संघ के साथ नहीं थे, बाद में भी संघ के साथ शायद सारे विषयों पर सहमति रखने वाले नहीं हुए, चाहे गिरिलाल जैन हो, चाहे अरुण शौरी हो, चाहे स्वपन दास गुप्ता हो, जो इंग्लिश में उस समय के प्रतिष्ठित संपादक थे, लेखक थे, विचारक थे, वो एक मुद्दे पर संघ के साथ जुड़ गए और पूरे राम जन्मभूमि के आंदोलन को एक वैचारिक संगठनात्मक आधार, मैं नेतृत्व नहीं कहूंगा क्योंकि नेतृत्व तो धर्म सभा का था, लेकिन संगठनात्मक मोबिलाइजेशन का आधार संघ ने इस समाज को पहली बार राम के आधार पर भाषा, जाति, संप्रदाय, इनको बंधन तोड़कर राम के आधार पर इकट्ठा करने का, इतिहास के पुनर्लेखन का, कितने डॉक्यूमेंट्स उस कालखंड से लेकर 2020 के जजमेंट तक ट्रांसलेट हुए हैं, किसी एकेडमिशियन ने काम करना चाहिए। 20 लाख पर्शियन, अरेबिक, उर्दू, मोडी, प्राकृत एंड संस्कृत डॉक्यूमेंट केवल इस कालखंड में ट्रांसलेट हुए। कौन ट्रांसलेशन करने वाले थे? कौन सी फेलोशिप उनको मिली हुई थी? कौन सी सरकार उनको ग्रांट दे रही थी? कौन थे जो फैजाबाद में, कलकत्ता में, अलग अलग स्थानों पर जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे थे? उनमें से कोई भी सैलरीड एकेडमिक नहीं था, या जो एकेडमिक भी थे उन्होंने उसमें से एक पैसे की अपेक्षा नहीं की। लेकिन ये जो इतिहास का झूठा विमर्श गढ़ा गया है कि बाबर था ही नहीं, बाबर का आक्रमण हुआ ही नहीं, राम मंदिर था इसका क्या भरोसा, पहले कहा गया कि राम मंदिर है इसका सबूत दो, जब सबूत आने लगा तो बाबर ने गिराया इसका सबूत दो, राम यहीं पर पैदा हुआ इसकी क्या गारंटी, और ये सब प्रूव हो गया तो फिर नया शुरू हुआ कि यहां पे तो बुद्ध मंदिर था।
भाई आप जाति के आधार पर अन्याय होता है तो आप कहते हो ना कि उसको ठीक होना चाहिए और उसको सामाजिक न्याय कहते हो ना, तो इस सभ्यता पर जो अन्याय हुआ है वो भी तो ठीक होना चाहिए, वो भी तो सिविलाइजेशनल जस्टिस है। बाबर को, औरंगजेब को नकार कर आप आज के भारत के मुसलमान को क्या सिखा रहे हो? मेरा तो सिंपल प्रश्न है, एकेडमिकली हम कभी तो इसका उत्तर ढूंढे। औरंगजेब आलमगीरी में खुद लिख कर गया है कि मैंने कितनी शिखाएं काटकर, कितने जनेऊ काटकर, कितने लोगों को मारकर, कितनी महिलाओं को जबरदस्ती अपने आराम में रखकर कन्वर्जन किए। इसके डॉक्यूमेंटेशन वो खुद कर रहा है। कोई तो आज पूछे भारत के मुसलमान को, भाई तू इन सारे आक्रमणों का वारिस है या विक्टिम है? क्यों अरबस्तान से और पर्शिया से और मंगोल से अपने आप को जोड़ता है? फिर पूर्वज तो यही के है। संघ यही बात कहता है। संघ तो अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, उससे संघ को कोई आपत्ति नहीं है। तू भारत को मानता है या नहीं, भारत की संस्कृति को मानता है या नहीं? और इसलिए इसका सारा एकेडमिक विमर्श 1990 में बदला। अनफॉर्चुनेटली उसको स्वीकार नहीं किया गया, तो उसके आधार पर फिर राम के विरोध में भी विमर्श शुरू हुआ। बाली वध करने वाले, शंभु को वध करने वाले, सीता त्याग करने वाले, फिर रावण का वध करने वाले। अब तो एक पिटीशन चल रही है कि राम जो है वो ब्राह्मण विरोधी थे क्योंकि रावण का वध किया। जिस राम और रामायण ने हजारों वर्षों से इस देश की चेतना को जोड़कर रखा, उसके बारे में भी विमर्श खड़ा किया। लेकिन एक नई फेज आई 2006-2009 के आसपास, जब हिंदू टेरर का नैरेटिव गढ़ा गया और संघ ने पहली बार इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए मंथन शुरू किया। और उसके आधार पर इस समाज में जाकर इस समाज की व्यवस्थाओं में काम करने वाले लोगों को भारतीय दृष्टि से, उसका एक आधार राजनीतिक है, लेकिन इसका आर्थिक भी है, ब्यूरोक्रेटिक भी है, जुडिशियल भी है, सामाजिक भी है, मंदिरों का व्यवस्थापन है, पानी का व्यवस्थापन है। इन सारे विषयों को पहली बार संघ ने हाथ लगाया। अब बहुत लोग 100 वर्ष के इस विषय को लेकर पूरे देश भर में मंथन हो रहा है, तो बहुत लोग पूछते हैं कि अभी आजकल आप लोग क्यों बुला रहे हो? और सरसंघ चालक जी भी उत्तर देते हैं, मैं तो कोई अधिकृत संघ का प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन वो जो कहते हैं वही कहता हूं कि शायद 15 साल पहले संघ बुलाता तो आप में से कम आधे लोग तो नहीं आते। आधे पहले से उन पर टीका लगा हुआ है, इसलिए वो वहां से निष्कासित थे, इसलिए आ जाते। आज संघ की बुलाने की ताकत है और आपके भी आने की हिम्मत है, इसलिए बुला रहे हैं। बुला के करना क्या है? कुछ नहीं, कम से कम समझ लो 100 साल से हम क्या कर रहे हैं। वो विचार क्या है? इस भारत का विचार है। बाकी सारे विचार जो आए वो बाहर से उधारी से आए हुए हैं, चाहे वो लिबरल कैपिटलिज्म का हो, चाहे वो कम्युनिज्म का हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, वो भारत में ट्रांसप्लांटेड है। और कोई अवयव ट्रांसप्लांट होता है तो उसको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। हम सब लोगों को इतना कॉमन सेंस पता है, क्योंकि आजकल हमारे बहुत अवयव ट्रांसप्लांट होते रहते हैं ना। और वो ट्रांसप्लांट होते हैं तो वो बेचारा जो घुटने का करता है उसको हार्ट से लेना देना नहीं रहता, और जो हार्ट को रहता है उसको किडनी से लेना देना नहीं रहता। भारत का तो नाड़ी परीक्षा वाला विचार है। पूरे बॉडी का स्कैन करो और फिर समस्या की ओर जाओ। संघ ने अभी तक स्कैन किया और संगठन की एक ताकत खड़ी करने का प्रयास किया। उस ताकत के आधार पर भारत को अपनी भूमिका निभानी है, तो समाज के हर वर्ग को संघ के इस, क्योंकि संघ, फिर से मैं कह रहा हूं, ये समाज में अलग से कुछ करने का ना, संघ ने अपना झंडा भी पूरे प्राचीन काल से आया हुआ जो भारत का झंडा था वही झंडा लगाया। भारत की पहली फ्लैग कमेटी थी, उसने भी सैफरन फ्लैग, यही भारत का झंडे का सुझाव दिया था 1933 में। उसमें कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं था। संघ ने जो 6 उत्सव सोचे वो भी ऋतु चक्र के अनुसार भारत में सारी भाषा प्रांत में जो उत्सव मनाए जाते हैं, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे रक्षाबंधन हो,
चाहे गुरु पूजन हो, उसका राष्ट्रीय समकालीन संदर्भों में नए तरीके से केवल संघ शाखा के अनुसार उसका आविष्कार किया, लेकिन उसका मूल विचार पुनः स्थापित किया। संघ की सारी कार्य पद्धति में भारत का विचार, भारत का संस्कार, भारत में सामूहिकता के आधार पर व्यक्ति इसमें यूनिट 0 है, परिवार एक यूनिट है, पारिवारिक भावना के आधार पर ग्राम या कुल है, उसके आधार पर राष्ट्र है, उसके आधार पर विश्व है। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला ये जो मूल विचार है, उसका आधार भारत को भारत की तरीके से जीने वाला व्यक्ति है। दूसरों का अंधानुकरण करने वाला भारतीय ये भारत को नहीं बड़ा बना सकता। अमेरिका में जाकर सेटल होने के सपने देखने वाला युवा भारत को नहीं बड़ा बना सकता। जब तक वहां के स्कोपस जर्नल में छपे बिना एकेडमिक रिकॉग्निशन न देने वाली शिक्षा पद्धति के आधार पर भारत बड़ा नहीं हो सकता। भारत को बड़ा होना है, उदाहरण जानबूझकर आपके संदर्भ के दे रहा हूं, और सरकार में कोई भी बैठो, क्योंकि आपका प्रश्न आने वाला है मुझे पता है, वो 10 साल बैठो, 12 साल बैठो, 15 साल बैठो, वो फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन जब तक आपके क्षेत्र का इसके संदर्भ में वैचारिक विमर्श नहीं बदलता, तब तक सरकार की नीति भी नहीं बदलती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जम्मू कश्मीर के बारे में यह करके दिखाया। 370 और 35A पर विमर्श बदला तो सरकार की नीति बदली। समाज सचेत हुआ, समाज संगठित हुआ, उसके आधार पर वैचारिक आंदोलन खड़ा रहा, लीगल एक्टिविज्म खड़ा रहा, न्यायपालिका में लड़ाई लड़ी गई, तो 500 वर्ष का संघर्ष 30 वर्ष के संघर्ष में समाज के संघर्ष के आधार पर न्यायालयीन पद्धति से लोकतांत्रिक तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना के साथ खड़ा। जिन प्रश्नों को लेकर कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन वो सरकार के कारण नहीं हुए, सरकार उसमें फैसिलिटेटर थी। भारत में राज्य ये कभी भी समाज का संचालन नहीं करता था, समाज ये राज्य का संचालन करता था, राष्ट्र ये समाज का संचालन करना था। भारत को हम 1947 में या 1950 में वी आर मेकिंग अ न्यू नेशन, ये जो नेहरू का सपना था, he should have said we are making a new state। राष्ट्र तो हम प्राचीन हैं। आज की जो वैचारिक लड़ाई का संघर्ष है वो 3 राष्ट्र की अवधारणा को लेकर जो मूलभूत चिंतन है उसका है। उतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि 100 वर्ष की इस यात्रा में संघ पंच परिवर्तन के माध्यम से क्या करना है वो प्रसाद जी ने कहना है। तो एकेडमिक वो है, इसलिए वो संघ के आगे के इस पर बचाएंगे। मैं एक पत्रकार हूं तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, मीडिया वालों को फ्रीडम होता है तो किसी पर भी ज्ञान दे सकते हैं। तो आज का जो वैचारिक संघर्ष है वो 3 अवधारणाओं का संघर्ष है। एक जिसको ब्रिटिशों ने बताया और नेहरूवियन सेक्युलरिज्म ने आगे बढ़ाया, इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग। दूसरा 1920 के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा ने बताया कि इंडिया वॉज नेवर अ नेशन, इंडिया कैन नेवर बी अ नेशन, इंडिया इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी नेशनैलिटीज। तो हमारी जेएनयू में लगे हुए टुकड़े टुकड़े के नारे नए नहीं थे, विचार पुराना है, नारे अभी लगे, लेकिन जम्मू कश्मीर अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है, तमिलनाडु अलग है। अलग हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र की अवधारणा ही मार्क्सिज्म में नहीं है, वर्ग है, क्लास है। लेकिन प्राचीन काल से अकेले वैदिक संहिता में 300 बार राष्ट्रीय शब्द आया है। उपनिषद वेदांत जिसको कहते हैं उसमें 3000 बार आया है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई और उस पर मंथन भारतीय लोगों में हुआ, यूम ने क्या किया वो छोड़ दीजिए, उसका उद्देश्य क्या था वो छोड़ दीजिए, भारतीय लोगों ने किया तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। उसमें भारतीय ज्योग्राफिकल था, राष्ट्रीय नेशनल था। ये महासभा जो बने वो उसका फंक्शनिंग तो ज्योग्राफिकली ऑल इंडिया हो, लेकिन उसका कंटेंट जो है वो नेशनल होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्राचीन काल से चलते हुए इस राष्ट्र की मूल चिंतन के आधार पर समाज संगठित हो
जिसके आधार पर इन व्यवस्थाओं का परिवर्तन हो सके, उसके लिए चलने वाला आंदोलन है। उस आंदोलन में जब तक अध्ययन करने वाले, अपने अपने क्षेत्र में चिंतन करने वाले, शोध करने वाले लोगों का सहयोग ना मिले, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए ये मंथन की अलग अलग वर्गों में प्रक्रिया है। विद्यापीठ भाग है, ज्यादातर एकेडमिक फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए आपके सामने पारंपरिक पद्धति से संघ का विषय जो रखते हैं, शायद आयोजकों ने भी मैं ये रखूंगा ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन ऑडियंस देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं पारंपरिक संघ की पद्धति से संघ के 100 वर्ष रखूंगा, तो शायद आपको लगेगा कि मैं कन्वर्ट करने के लिए आया हूं या कन्विंस करने के लिए आया हूं। मुझे कन्वर्ट भी नहीं करना है संघ, क्योंकि कन्वर्जन ये हिंदू संकल्पना ही नहीं है। कन्विंस भी करने नहीं आया हूं, मैं तो कम्युनिकेट करने आया हूं। इसमें से जो अच्छा लगे वो ले जाइए, लेकिन जाकर मैंने जो बताया उसके बारे में सोचिए जरूर कि ऐसा क्या इस 100 वर्ष की यात्रा में रहा जिसके आधार पर यह विचार टिका भी रहा। आज 88 लगभग 83,000 शाखाएं हैं, 4 लाख से ज्यादा एकल विद्यालय चलते हैं, 25,000 से ज्यादा स्कूल्स चलते हैं, 35 राष्ट्रव्यापी संगठन अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें से 13 भारत के टॉप मोस्ट, उस क्षेत्र के टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बीजेपी को उसमें नहीं जोड़ रहा हूं। और उसके बाद भी संघ कहता है कि काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो नींव रखी गई है, अभी तो सही काम शुरू हुआ है। तो सही काम करना है तो आप जैसे लोगों को कहीं ना कहीं इस काम में थोड़ा सा हाथ जोड़ना पड़ेगा। तो आप इस मंथन के बहाने कम से कम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे और उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूं, ताकि हम सब मिलकर भारत की वैश्विक पटल पर जो भूमिका है वो निभाने में भारत को समर्थ बना सके। वो समर्थ बनाने की हम सबको क्षमता और प्रेरणा मिले, ऐसी भारत माता के चरणों में प्रार्थना करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।